नाम सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे, ओम सहना भवतु। इनहेल, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। हठ योग में आसनों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आसनों की भूमिका आपको बताई दी है, क्योंकि बेसिकली आसनों का जो महत्व है वो सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया है। और साथ ही इसके महत्व के साथ साथ जो हठ योग प्रदीपिका है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कितने आसन हैं और इसमें 4 भागों में हठ योग प्रदीपिका को बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा कि पहला उपदेश जो है वो आसनों के विषय में है, दूसरा उपदेश जो है वो प्राणायामों के विषय में है, तीसरा उपदेश जो है वो मुद्राओं के और बंधों के विषय में है, और चौथा उपदेश जो है वो नादानुसंधान है, अर्थात ध्यान है। और ध्यान के आधार हैं, आरंभ अवस्था है, उनकी अवस्था है, घट अवस्था है, परिचय अवस्था है, निष्पत्ति अवस्था है। इसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है। अब हम जिन आसनों की बात की जाती है हठ योग प्रदीपिका में, उन आसनों के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। पहले इसका अर्थ समझेंगे और फिर इसकी परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आसन तो कई अर्थों में आपने सुना ही है कि कई चीज़ों में प्रयोग हुआ है। बैठने की चीज़ को भी आसन बोलते हैं, या जहाँ बैठते हैं उसको भी आसन बोलते हैं। साथ ही जो शरीर के द्वारा विशेष स्थिति बनाई जाती है या बैठने का तरीका है, ठीक है, तो उस बैठने के तरीके को भी आसन कहते हैं। लेकिन यहाँ आसन में, हम हठ योग के आसन में जो इसका अर्थ लेते हैं वो मन को स्थिर करने के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और शारीरिक विशेष स्थितियों को प्रयोग किया जाता है, उसको आसन कहते हैं। ठीक है, अधिकांश तो अधिकांश क्या है, अधिकांशतः जो आसन की परिभाषा बताई गई है वो यही बताई गई है कि आसन को हम क्यों लगाएं और कैसे लगाएं और उसको कैसे परिभाषित करें। तो आसन की अर्थ तो आप समझ ही गए हैं कि जो पहले भी बताया गया कि शरीर की एक विशेष स्थिति, चाहे विशेष बैठने का तरीका हो, चाहे विशेष पोस्चर की बात करें, शारीरिक स्थिति की बात करें, जिसमें आप शरीर को स्थिरता प्रदान करने वाले हों, मन की स्थिरता प्रदान करने वाले हों, आत्म तत्व की प्राप्ति आपका उद्देश्य हो और प्राणों को साथ में उसमें जोड़ लिया जाता है, उसको आसन कहते हैं। ठीक है, या आसन का शब्द का अर्थ मान के कह सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। पारिभाषिक रूप से यदि देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा बताई है, स्थिरम सुखम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस स्थिति में, जैसी स्थिति में व्यक्ति, कोई भी साधक या व्यक्ति, मनुष्य स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ जाए, उसको आसन कहते हैं। बैठने की विधि भी आपको पता ही है। जब हम किसी ध्यान आसन, ये बैठने की स्थिति को बताया, ऐसा नहीं इसमें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या किया है, महर्षि पतंजलि ने आसनों का कोई उल्लेख नहीं किया कि ये आसन करना है, वो आसन करना है, या ये 10 आसन करके ऐसा हो जाएगा, 20 आसन करके ऐसा हो जाएगा, 50 आसन करने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई भी उल्लेख महर्षि पतंजलि ने नहीं किया है। महर्षि पतंजलि ने सिर्फ बताया है
कि अगर कोई व्यक्ति स्थिरता के साथ सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ जाए, उसको ही आसन कहते हैं। अब ये स्थिति लाने के लिए, अब जैसे महर्षि पतंजलि ने बोला कि चित्तवृत्ति निरोध, जो योग की परिभाषा बताई है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, तो योग से चित्तवृत्ति निरोध का मतलब हो कि हमको अपनी चित्तवृत्ति को निरोध करना है, तो वही योग है। अब चित्तवृत्ति को निरोध करने से होगा क्या? तो महर्षि पतंजलि ने एकदम अंतिम स्थिति बता दी, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। अब ऐसा नहीं है कि चित्तवृत्ति निरोध आप तुरंत कर लेंगे और तुरंत आप दृष्टा होकर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए तो बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए आसनों के जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएं कि स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक बैठ जाएं, आप में कोई मन में चंचलता ना आए, ठीक है, शरीर में कोई चंचलता ना आए और शरीर हिले डुले नहीं और कोई भी शरीर में विकार ना हो, तभी आप स्थिरता के साथ बैठ जाएंगे। तो इस स्थिरता को लाने के लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने किसी आसन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आसन का जिक्र इसलिए नहीं किया, ऐसा नहीं कि आसन नहीं करने हैं या महर्षि पतंजलि आसनों का विरोध करते हैं। उनका कहना यही है कि हम इस स्थिति में कैसे लाएं, ये शिक्षक पर निर्भर करेगा, गुरु पे निर्भर करेगा कि अपने शिष्य को कौन कौन से आसन कराए और कौन से आसन करा के वो अपने शिष्य को इस लेवल पे ले आए कि वो स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में आ जाए। अर्थात क्योंकि महर्षि पतंजलि ने यदि डिफाइन कर देते कि भाई इसको आसन बोलते हैं, तो सब पे वो लागू होता। अब उन्होंने सब पे लागू नहीं किया, उन्होंने लागू किया है कि आप गुरु की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाके अपने शरीर, अपने सामर्थ्य, अपनी स्थिति, अपने खान पान, अपने व्यवहार, उसके आधार पर आपको गुरु आसन कराएंगे और उन आसनों को आप अपनाएं, फॉलो करें और उन फॉलो करके आप उन आसनों को करें। क्योंकि योग में तो कोई आयु निश्चित नहीं की गई है। यहाँ तक कि अगर प्राचीन काल की तो बात अलग है, प्राचीन काल में तो ऋषि मुनि ही योगी कहे जाते थे, जिनकी उम्र मतलब 100 वर्षों से भी ज्यादा होती थी, 200 300 वर्षों तक भी होती थी। उस स्थिति में वो योग करते थे, योगी रहते थे, योगी थे, ठीक है। तो आयु तो कोई निश्चित नहीं है योग की, ना किसी भी आज भी वर्तमान की संस्थाओं में भी आप देखेंगे, जब आयुष मिनिस्ट्री एलिजिबिलिटी देखती है कि भाई ये योग का इंस्ट्रक्टर बने, योग टीचर बने, योग एविलेटर बने या योग मास्टर बने, जो टॉप से टॉप लेवल के भी आप देखेंगे, उसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी आयु की सीमा में योग का एग्जाम दे सकते हैं, वो भी आयुष मिनिस्ट्री का, जिसको YCB बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजों में आपको कोई एलिजिबिलिटी आयु की है नहीं, अर्थात योग का कोई स्थिरता नहीं है, कोई मतलब कोई योग की कोई मतलब लिमिट नहीं है। आप छोटे से बाल्यावस्था से शुरू कर सकते हैं और जब तक आपकी चाहे एज हो तब तक आप उसको अपना सकते हैं। तो आपकी एज को देखते हुए, आपके शरीर को देखते हुए, आपके खान पान को देखते हुए, आपके व्यवहार को देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए योग के गुरु आपको आसन बताएंगे ताकि आप ऐसी स्थिति में आ जाए जैसी महर्षि पतंजलि चाहते हैं। तो आसनों का तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य के शारीरिक और मानसिक, शरीर का और मन का शारीरिक और मानसिक विकास करना ही योग के आसनों का एक तरह से मुख्य उद्देश्य मान के चलिए। और आसनों का जब आप नियमित अभ्यास करते हैं, अर्थात कंटिन्यू करते हैं और नियमित अभ्यास करेंगे, तभी आपका शरीर और मन संतुलित रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, 5वें दिन कर लिया, 6ठे दिन नहीं किया। जैसे कि लोग बताते हैं कि भाई हम तो आसन करते हैं, हम तो योग करते हैं, बट इट्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। भैया बटन दबाने में और बंद करने में लगे रहो तुम, आसन मत करना, योग मत करना, ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ योग नहीं होता।
वो भोग हो सकता है, योग तो हो ही नहीं सकता। वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ना उसमें शरीर स्वस्थ रह सकता अर्थात संतुलित रह सकता, और ना ही मन संतुलित रह सकता। जो आसन का उद्देश्य है वो तो प्राप्त होगा ही नहीं। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं आसनों का, तो आपके शरीर में लचीलापन आता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि जी मेरा एकदम स्टिफ शरीर है, मेरा ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो पहले तो अपने माइंड को रिलीज करना पड़ेगा। पहले तो अपने माइंड में एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि आई कैन डू एनी आसन। ठीक है, जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ यू कैन डू, जब आप स्वीकार कर लेंगे, तो फिर आपकी सेल्स को, मांसपेशियों को, शरीर को, मन को, नर्वस सिस्टम को, सबको संकेत जाएगा कि भाई ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तो चलो उसी तरह से ढलने लगते हैं। तो जब आसन की आप एक मन में स्थिति बना लेते हैं, तब आपका शरीर भी धीरे धीरे लचीला बनता चला जाता है। अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धैर्य के साथ करनी पड़ती है। अचानक तोड़ नहीं देना होता कि हाँ जी बैक बेंडिंग करनी है तो बस स्पाइन ही तोड़ दो। ठीक है, या फॉरवर्ड बेंडिंग करनी तो तब अपना पूरा सिस्टम जो टोर्सो है उसको ही हानि पहुंचा दो, स्पाइन को हानि पहुंचा दो, हैमस्ट्रिंग को खिंचवा दो। तो वो स्थिति नहीं लानी होती, बल्कि नियमित अभ्यास से, धीरे धीरे रोज के अभ्यास से आपका शरीर लचीला बनता जाता है। मांसपेशियों में आपके खिंचाव आता है, स्ट्रेच होते हैं मांसपेशियां। ठीक है, जो जब खिंचाव आता है तो जो अंदर के अंग हैं, ठीक है, और साथ में जो आसनों की स्थिति है, उन आसनों को करने से जो आपके अंदर के जो अंग हैं उनकी मालिश भी होती है, उनको हेल्थ मिलती है। और फिर जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतस्रावी ग्रंथियां जिनको कहते हैं, जितने भी आपकी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारा शरीर का कंट्रोल आपकी ग्लैंड्स पे ही होता है। अगर कोई भी आपको बीमारी हो रही है ना, उसमें ग्लैंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो योग क्या करता है? योग आपकी ग्लैंड्स को ठीक करता है। अर्थात आपके जितने भी मैनेजर बैठे हुए हैं ना शरीर में, कि भाई हाँ ये सप्लाई उसको जाए, ये सप्लाई उसको जाए, ये हार्मोन उसको जाए, ये हार्मोन अच्छे से जाना चाहिए, सबको सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी उनको भेजती है, फिर थायराइड भेजती है। तो ये सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको अंतस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाती है, वो सक्रिय बन जाती है। तो आसनों से इन इन चीजों पे आप देखेंगे फर्क पड़ता है। जब ऐसा होने लगता है तो इसके अभ्यास से, आसनों के अभ्यास से शरीर में जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होने लगता है, पॉजिटिव बदलाव आने लगता है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और उस सकारात्मक प्रभाव की वजह से सारा एंडोक्राइन सिस्टम, जहां जहां भी आपके ब्लॉकेज होंगे, उनको तोड़ के, उनको पार करके, और वो सिस्टम, पूरा तंत्र आपका अच्छे से काम करने लगता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा करेगा, किडनी भी अच्छा काम करेगी, लिवर भी अच्छा काम करेगा, मतलब पैर से लेके चोटी तक आपका सारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसकी वजह से फिर जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर में बीमारियां नहीं आती। बीमारियां तो आती नहीं है, लचीला तो शरीर बनता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा दृढ़ भी बन जाता है, स्ट्रोंग भी बन जाता है। आपका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत, और जिसको स्टेमिना कहते हैं आप लोग, तकड़ा स्टेमिना आ जाता है योग के आसनों से। ठीक है, योग के आसनों से ऐसा स्टेमिना आता है कि आप बाकी अभ्यास करेंगे ना, व्यायाम के बाकी जो मेथड्स हैं, उनसे बहुत कई गुना ज्यादा योग के आसनों से आपके अंदर दृढ़ता प्रदान होती है, दृढ़ता आती है, और साथ में ही स्टेमिना बनता है आपका। ठीक है, तो हठ योग के ग्रंथों में कहा भी गया है कि आसनेन रुजो हंति, आसनेन भवेद दृढ़म। आसन करने से शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो बहुत तेज गति से बाहर निकलते हैं।
शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं आपके खान पीन से, रहन सहन से, आपकी बातों से, विचारों से, सोच से, ठीक है, और मन में, चित्त में, जहां जहां भी ये विषैले पदार्थ जमा होते हैं किसी भी रूप में, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो, धीरे धीरे आसनों से वो शरीर के विषैले पदार्थ जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं। मतलब उसमें ज्यादा देर नहीं लगती। जल्दी का मतलब ऐसे नहीं कि अभी आसन क्या खत्म हो गया निकल गए, ठीक है। तो ये परिभाषा मत समझ लेना। तो कई बार बच्चे गलत समझ लेते हैं। एक बार मैं यूपीएससी में पढ़ा रहा था बच्चों को, ठीक है। तो मैंने पूछा बच्चों से कि भाई चलो बताओ, क्योंकि जनरल नॉलेज पढ़ाते थे हम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी ये पढ़ाते थे। ज्योग्राफी की क्लास थी। मैं कहा ये बताओ दिल्ली में सैदुल अजाब गार्डन कहाँ है, ठीक है, या उसका दूसरा नाम क्या है ये बताओ कहाँ है। तो दिल्ली के बच्चे थे कि मैं कहा भाई दिल्ली के बताओ कौन कौन है। तो 10-15 ने हाथ उठाया कि दिल्ली के ये हम है जी। तो उनको भी नहीं पता था कि हमको तो नहीं पता ये यहाँ गार्डन है या। मैं कहा चलो ये बताओ पंचेंद्रियों का पार्क कहाँ है, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं कहा भाई तुम दिल्ली में रहते हो या कहाँ रहते हो तुम दिल्ली की, अब तुम तैयारी, कोई आम आदमी हो तो चलो बात भी कर ले, ये लोग कभी उनको नहीं पता होगा या वो ध्यान नहीं देता, आप तो खास तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो जनरल है, हर फरवरी में वहाँ फ्लावर शो लगता है, हर मौसम में वहाँ लोग जाते हैं, पांचों सेंसिस के रूप में वहाँ काम किया गया है, वहाँ को ऐसा डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो मैंने कहा तो ऐसा करा करो भाई, ऐसा है जब संडे वगैरह हो, छुट्टी वगैरह हो, तो तुम लोग घूमने जाया करो, दो दो स्थान घूम के आओ, वहाँ की स्टडी करके आओ, कॉपी पेन लेके आओ, वहाँ लिख के आओ कि भाई हाँ ये मैंने देखा, ये है, ये इन्होंने बनाया, ये सब लिखा रहता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखता है, बाकी डिपार्टमेंट भी लिखते हैं वहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उनका ये महरौली के पास है, उसी को पार्क ऑफ फाइव साइंसेस बोलते हैं, सैदुलजाब गार्डन उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं ये तुमको जानकारी होगी। कुतुब मीनार तो सबको पता है, लेकिन कुतुब मीनार की बराबर में उसको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं कहा भाई ऐसा करना, तुम संडे हो या कभी ऐसी टाइम हो तो आप छुट्टी पे जाया करो और घूम के आया करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अगले दिन गए तो कोई क्लास में ही ना आया सारे गायब, ठीक है। बच्चों को फोन करके पूछा इंस्टीट्यूट वालों ने कि भाई ये कहाँ गए तुम, उनके गुरुजी ने बोला था हमको तो घूम के आया करो तो मैं कहा भाई संडे को बोला था तुमको, ऐसे कोई कि तुम तुरंत चले जाओ, कल ही चले जाओ। तो मतलब ऐसा समझ लेते हैं वो सारी क्लास गायब, सारी क्लास घूमने चली गई। तो ऐसा कई बार हो जाता है। इसलिए मतलब जल्दी का मतलब ये है कि जितने भी आप यदि दवाई खा के भी करेंगे ना कि भाई हाँ मैं दवाई खा रहा हूँ और दवाई खा के, तो वो तो और विषैला पदार्थ आपके अंदर जमा कर देती है, आपके अंदर टॉक्सिक बढ़ा देती है। आप देख लीजिए, आप बुखार की गोली ही खाते हैं, सोचिए, और पैरासीटामोल, डोलो टाइप की ये खतरनाक गोलियां ही खाते हैं आप, उनसे ही आपके मुंह में कैसा हो जाता है, कड़वापन आने लगता है, कई दिन तक स्वाद नहीं अच्छा होता आपका, ठीक है। कई ऐसी चीजें आती हैं। और यदि आप वही फीवर को, बुखार को, जुकाम को नेचुरल तरीके से यदि हील करें, प्राकृतिक रास्ते अपनाएं, क्योंकि ये तो मतलब वरदान है, बीमारियां क्या है, वरदान है आपके लिए। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो आपके शरीर को शुद्ध करती हैं, वो रोग नहीं कह सकते बल्कि रोग ना होए आपको, इसलिए आपकी गंदगी को साफ करती हैं वो। तो उनका तरीका रोकना नहीं, उनका तरीका यह है कि उनको नेचुरल तरीके से हील होने दें और आप उसके सिस्टम के आधार पर उसको करें, तो ऐसे हो जाता है, तो वो विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं कि 8 डेज डिटॉक्स प्रोग्राम, 7 डे डिटॉक्स प्रोग्राम, ये है वो है, बहुत सारे नाम लिख देते हैं, छोटे छोटे नाम कोई बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो बस ऐसा ही रहता है। उससे क्या होता है, टाइम लगता है, आपको सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप डेली आसन कर रहे हैं, डेली प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप जो विषाक्त तत्व खा रहे हैं, केमिकल की चीजें खा रहे हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए ये तो हो गया आपका फिजिकल लेवल पे आसनों का महत्व, कि फिजिकल लेवल पे इतना ज्यादा सुधार होता है, इतना ज्यादा चीजें हो जाती हैं आपके जीवन में आसन करने से।
आध्यात्मिक लेवल पे सर्वोच्च गति जो होती है, जैसे कुंडलिनी का जागरण, सर्वोच्च वही कहेंगे कि शिव शक्ति का शिव के साथ मिलन, मूलाधार चक्र से उठ के कुंडलिनी अपना सहस्रार तक जाएगी। उस स्थिति का भी यदि देखा जाए तो आसन के अभ्यास से शरीर में वो स्थिति आ जाती है। आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में जो है वो जागृत हो जाती है और जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर बढ़ती है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। तो ये आसनों का लाभ होता है, ये आसनों से ये चीजें होती हैं। ये तो फिजिकल दिखने वाली भी हैं, लेकिन कई चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित होने लगेंगी, मतलब है शरीर में इतनी स्वास्थ्य आने लगेगा कि आपको खुद ही आभास होने लगेगा, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, रोज उठ कर 10 मिनट शीर्षासन करो चुपचाप, ठीक है, बहुत फायदा होगा। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, बढ़ेगा तो 1-1 मिनट सही। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही आप 20 मिनट शुरू कर लेंगे। तो आप उठते ही अपना शौचालय वगैरह जाके अपना 5 मिनट शीर्षासन में चले जाओ। आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, द किंग ऑफ ऑल आसनास। तो आसनों के राजा को ही कर लो 5 मिनट, ठीक है, रोज। कि चलो भाई देखो, फिर सारा सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम तो उसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी हो जाती है ठीक, ठीक है, और मतलब वह बहुत लाभ पहुंचता है। ठीक होने के लिए तो आपको बहुत सारे साधन करने पड़ेंगे, लेकिन इतना लाभ होता है इन चीजों से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ हठ योग प्रदीपिका में जो आसन है वो कितने आसन बताए थे आपको? टोटल कितने बताए थे? 15 बताए थे सर। 15। हाँ, 15 आसन हैं। तो उन 15 आसनों के बारे में यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे, इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, इनको ध्यान से अब करेंगे तो हैं आप, लेकिन यहाँ क्योंकि अध्ययन करा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो पहले थ्योरी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाएं। तो बताया जाता है कि हटस्य प्रथमांगत्वासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात्तादासनम स्थर्मारोग्य चांगल लाघवम। अर्थात आसन हठ योग का पहला अंग है, इसलिए सबसे पहले आसनों का वर्णन किया जाता है इसमें। और आसनों के निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है और सारा शरीर में आरोग्यता प्राप्त होती है। शरीर हल्का हो जाता है। हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर में स्थित विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इतना लाभ आसनों से होता है। ठीक है, मतलब विषैले तत्व तो बाहर निकल ही जाते हैं, यहां तक कि कई आसनों से तो विषैला पदार्थ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। मयूर आसन एक ऐसा ही आसन है, ठीक है, जिसमें बोला जाता है यदि वो आसन की सिद्ध हो जाए तो समझो, यदि मान लिया 2 मिनट कोई उस आसन में रुकना शुरू हो जाए और रोज करे, तो उसका सारा पेट का जितना सिस्टम है इतना बढ़िया हो जाएगा, उसकी जठराग्नि इतनी मजबूत हो जाएगी, और कैसा भी कोई उसको विष भी दे देगा ना, वो पच जाएगा उसको। इसलिए उसका नाम मयूरासन रखा गया। मोर जो है सांप को खा लेता है और सांप जहर को भी पचा लेता है। ठीक है, तो इसलिए आसनों में का इतना लाभ होता है। तो यहाँ स्वस्तिक आसन की बात की जा रही है कि स्वस्तिक आसन कैसे करना चाहिए। पहला आसन का जिक्र है स्वस्तिक आसन। ठीक है, जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकम तत्प्रक्षेते। इसमें बताया गया है पहले दोनों पैरों को सीधे सामने करके फैला के दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। जैसे बैठते हैं आप सीधे पैर सामने करके, हर आसन को करने से पहले आपको क्या करना है? एक समस्थिति में आना है। अर्थात बैठे हुए आसन करें तो दंड स्थिति में आना है, खड़े होकर आसन करें तो वही समस्थिति में आना है। ठीक है, अर्थात दोनों तरह की, उसको समस्थिति भी कहते हैं। जो दंड आसन स्थिति है
उसको समस्थिति या बैलेंस पोज कहते हैं, अर्थात बैलेंस स्थिति में आ जाए या मूल स्थिति में आ जाता है, बेसिक स्थिति में आ जाते हैं। तो जब भी कोई आसन करने के लिए बोले, चाहे आपके टीचर बोलें, चाहे आपके एग्जामिनर बोलें, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि अचानक से आसन शुरू कर दिया। तो पहले उस आसन की स्थिति में आए, वहां से फिर आसन की शुरुआत करें। तो यही बताया गया कि पहले दोनों पैरों को सीधे सामने फैलाकर बैठ जाएं, अर्थात दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर धीरे से बाएं पैर को मोड़कर उसके तलवे को दाएं पैर के घुटने और जंघा के मध्य स्थित करें, अर्थात घुटने के ऊपर उसको रखें, मतलब साइड में स्थित करें, चिपका के रखें। और ठीक ऐसे ही दाएं पैर को मोड़कर उसके तलवे को भी बाएं पैर के घुटने और जांघ के बीच में स्थित करें। कमर और गर्दन को सीधा रख लें। ये स्वस्तिक आसन है। तो आप समझेंगे कि जो कमर और गर्दन है वो तो हर बैठने वाले आसन में सीधी रहेगी। जो भी ध्यानात्मक आसन है उसमें कमर और गर्दन को सीधे रखना है। सीधे का मतलब झुकी हुई कमर नहीं होनी चाहिए और थोड़ी लचकी हुई कमर नहीं होनी चाहिए। दंड की तरह, यदि जैसे मान ले किसी ने पीछे बांस बांध दिया हो, या ऐसी स्थिति मान लिया सिर से एक सरिया निकाली हो और नीचे तक पहुंचा दी हो, मूलाधार चक्र तक, ऐसी दृढ़ता के साथ आपको बैठना है। ठीक है, तो उसको हम कमर गर्दन सीधी बोलते हैं, ये समझिए। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लचीले बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाएं मरे गिरे से बस बैठे हैं जी, हमारी तो कमर भी सीधी है। कमर सीधी कराने में ही हमको हालत खराब हो जाती है कई लोगों की। तो फिर वहीं आ जाते हैं, फिर उनको समझाते कि भाई इसको जरा पीछे रस्सी बांध दो, बेल्ट बांध दो इसके, तभी सीधा होगा ये इंसान। तो ऐसा जब आपको वो आदत पड़ जाएगी तो उस आदत में आपको आनंद आने लगेगा, मतलब उसकी सिद्धि ये होगी या उसका लाभ ये होगा या उसका परिणाम ये होगा कि फिर आप झुका के बैठेंगे कमर को तो दर्द होगा, और जब सीधा बैठेंगे तो स्ट्रेट बैठेंगे तो आपका प्राण भी एकदम सीधा चलेगा। ठीक है, और तीनों ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से एकदम सीधा प्राण चलता है। और क्योंकि यही आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होते हैं, लेफ्ट राइट और बीच में, तो आपका ऐसे तुड़मुड़ के नहीं जाएगा। ये तो एनर्जी है ना, लाइट है, ये तो स्पिरिचुअल लाइट है, एनर्जी है। जब सपोज आप किसी पाइप में उसको मोड़ दें 4-5 जगह से या 2 जगह से 3 जगह से मोड़ दें और उस पाइप से लाइट गुजारें, तो क्या लाइट बाहर निकल आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अटक जाएगी। अब उसको सीधा कर देंगे तो लाइट सीधा जाएगी। यही एनर्जी का चक्कर है। रीढ़ की हड्डी को इसलिए सीधा रखने की बात की जाती है। ठीक है, तो प्रकाश या लाइट या एनर्जी सीधी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये स्वस्तिक आसन बताया गया। ये एक ध्यान का आसन है, इसको हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि इसका यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसके निरंतर अभ्यास से मनुष्य को या साधक को एक शारीरिक और मानसिक स्थिरता उसको प्राप्त होती है। मन उनका शांत होता है, मन शांत हो जाता है, प्रसन्नता आती है अंदर से। घुटने और जांग जो है आपके, जो थाइस और नीज, ये दोनों में मजबूती आती है, ये पुष्ट होते हैं। और मन की जितनी भी चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए, लेकिन ये ऐसे आसन किसको नहीं करने चाहिए? जिनके घुटने में सूजन हो, जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द हो, जिनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ हुआ हो, ऐसे लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। या ऐसे रोग से पीड़ित, जो घुटने के रोग से पीड़ित लोग हैं, उनको यह आसन नहीं कराएं। साथ में साइटी का जो लोग होते हैं या रोगी होते हैं, उनको भी यह आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले वो ठीक करे धीरे धीरे बाकी आसनों से, और फिर वहां पे आए, उस स्थिति में आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वस्तिक आसन। दूसरे आसन का इसमें जो जिक्र किया गया है वो बताया गया है गोमुख आसन। इसको
इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति गाय के मुंह के समान लगती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गाय का मुख हो, इसलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं, गोमुख आसन। इसकी भी विधि बताई गई है कि सव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। अर्थात सबसे पहले दंड आसन में बैठें, सब में यही बात की गई है। दंड आसन में बैठकर दाएं पैर को मोड़कर कटी अर्थात कमर के बाएं ओर रखें और बाएं पैर को मोड़कर कटी अर्थात कमर के दाईं ओर रखें। ठीक है, जैसा बताया गया। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक रखने का प्रयास करें, अर्थात ऊपर नीचे रहें, घुटने साइड में ना चले जाएं, अलग अलग ना चले जाएं, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से रखें। यह स्थिति गाय के मुख के समान बनती है, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन है। अब इसमें जो इतना बताया है, लेकिन इसका जो मतलब पूरा कैसे होता है यह आसन, कि जो घुटने के ऊपर वाला पैर है वही हाथ ऊपर पीछे की तरफ जाएगा और नीचे वाला हाथ नीचे से कमर की तरफ जाएगा और पीछे से उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और स्ट्रेट कमर सीधा करके और आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान में बैठा जाए। तो इस आसन से क्या होता है, इस आसन को यदि लगातार करते हैं तो जैसे पुरुषों में अंडकोश में वृद्धि हो जाती है ना, ठीक है, उसके वृषण में वृद्धि हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उसकी समस्या दूर होती है। ये आसन से बहुत सारी लोग दवाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या इलाज करते हैं, झड़वाते हैं, कहीं जाके कुछ कुछ करवाते हैं। ठीक है, इस आसन से उस बीमारी में बड़ा लाभ होता है। पैरों में, हाथों में और आपके हिप्स में, नितंबों में जो चर्बी जमा होती है अतिरिक्त एक्स्ट्रा, वो भी पिघलने लगती है। इससे आपकी चेस्ट का विस्तार होता है, छाती का विस्तार होता है। जो अस्थमा जैसे सांस की बीमारी होती है ना, कई लोगों को अस्थमा होता है या और भी कई सांस की बीमारियां होती हैं, और साथ में जो प्रजनन तंत्र के जो रोग होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रजनन तंत्र के रोग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में, पुरुषों में और महिला में, उसको ठीक करता है, उसको उसका निदान करता है। और इसका अभ्यास जो जिसके कंधे जकड़े हुए रहते हैं, ठीक है, शोल्डर्स स्टिफ रहते हैं या फ्रोजन भी रहते हैं, धीरे धीरे इसके अभ्यास से वो भी दूर होने लगते हैं। मूवमेंट जो है जॉइंट्स की वो बढ़ने लगती है यदि इसका अभ्यास तरीके से कंटिन्यूस किया जाए, तो इतने इसके लाभ होते हैं आसन के। तो इसलिए इस आसन के इतने लाभ होते हैं, तो इस आसन को भी हमको 2-3 मिनट रोज कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट इधर से कर लें, 1 मिनट इधर से कर लें, उतना भी कर लें तो वो भी बहुत है, 2 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आसनों को यदि हम ये 15 आसन बताएं, 15 आसन को यदि 1-1 मिनट भी करेंगे, ठीक है, तो और यदि दोनों तरफ से भी करेंगे तो फिर भी 30 मिनट में आसन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जिनका डिस्क जो है, स्लिप डिस्क होती है जिनको, उनको ये आसन नहीं करना है, साइटिका वालों को नहीं करना है, घुटने में दर्द हो जिनको, उनको नहीं करना है। पहले उसको दूर करने का प्रयास करें अच्छे से। बैक बेंडिंग वाले सर्पासन स्लिप डिस्क के लिए, या और भी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो बैक बेंडिंग के आसन उसमें ज़्यादा लाभकारी होते हैं। भुजंग आसन हो गया, सर्पासन हो गया, ठीक है, इस तरह के जो आसन हो गए, या धनुरासन हो गया, शलभ आसन हो गया, इस तरह के आसन आपको बहुत लाभ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वीरासन। वीरासन से आपके अंदर पेशेंस में बढ़ोतरी होती है, अर्थात धैर्य आता है। आपके अंदर जो विचलन होता है, पेशेंस नहीं होता। ठीक है, कई लोग सिर्फ इसीलिए झगड़ा कर लेते हैं कि भाई तुम 5 मिनट लेट क्यों आए हो, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ी थी, तुम आए क्यों नहीं। ठीक है, 5 मिनट लेट को वो 1 घंटा बताएगा पहले, कोई भी।
आदमी बताएगा, औरत भी बताएगी, दोनों बताएंगे। ठीक है, ऐसे कई झगड़े हो जाते हैं भाई, सब समझो। बाद में इतना पेशेंस भी नहीं रहता कई लोगों में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी देर तक वेट कराने की। अब बेचारा सॉरी बोल बोल के थक जाएगा, लेकिन उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उनको चुपचाप योगा इंस्टीट्यूट में ले जाओ और ऐसे ऐसे आसन कराओ। थोड़े दिनों में वो 2 घंटे भी वेट कर लेगा तब भी दिक्कत नहीं होगी। अपना कुछ और काम कर लेगा, पढ़ लेगा 5 मिनट बैठ के। ठीक है, आजकल आप देखेंगे, मतलब कभी कभी मेट्रो में कभी जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो मतलब तो आप देखेंगे हर व्यक्ति किसी से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सब मोबाइल में लगे हुए हैं। सब A to Z, मतलब 99% तो लगे भी रहते हैं। दो दोस्त भी बैठ के जा रहे हैं तो वो भी अलग अलग मोबाइल में लगे, बात ही नहीं कर रहा कोई। ठीक है, आपस में बड़ी कम बात करते हैं। जिनके पास बेचारों के थका हुआ फोन है या कीपैड वाला फोन है या किसी का इंटरनेट खत्म हो गया, तो तब मजबूरी में बात करनी पड़ती है। ठीक है, जो बात कर रहे हैं समझो उनके प्रॉब्लम है फोन में कुछ ना कुछ, आपस में तभी बात हो रही है, अदरवाइज बात नहीं हो रही। तो धैर्य बिल्कुल नहीं रहा किसी में। तो आसनों से ये धैर्य आता है। वीर आसन से तो बड़ा धैर्य आता है, क्योंकि चुपचाप आंख बंद करके आराम से बैठना है। तो उतना बैठना ही वो धैर्य का ही काम है। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया कि भैया 5 मिनट वेट कर लो, तो 5 मिनट के वेट करने में आप कितने विचलित हो जाएंगे, आप खुद मतलब ध्यान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमारे अंदर धैर्यता नहीं है, पेशेंस नहीं है। नहीं तो आराम से आंख बंद करके 5 मिनट बैठो और भगवान का जप कर लो। 10 मिनट कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, किसी ने बोल दिया कुछ है ही नहीं, फोन साइड में रखो, 5 मिनट भगवान का जप करो उस टाइम पे याद करके, अपने आप धैर्यता आ जाएगी। तो वीर आसन में इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है हमको। तो यही बताया गया कि एकम एकम पाद में थे कस्मिन विन्यास दूरिनी स्थिरम इतर स्थित इतर स्मिन तथा चौरुम वीरासन मितिरितिम। बताया गया कि दंड आसन में बैठे। हर आसन में यही आपको मिलेगा कि दंड आसन में बैठना है। दंड आसन में बैठ के एक पैर को मोड़ के दूसरे पांव की जांग के ऊपर रखें और दूसरे पैर को मोड़कर पहली जांग के ऊपर, जांग के नीचे रखें। इसे वीरासन कहते हैं। जो इसमें श्लोक बताए गए हैं वो श्लोक से इतर मिलते हैं आपको। मोस्टली आसन आप देखेंगे कि श्लोक जो बताए गए हैं वो उन ऋषियों ने कुछ चीजें अंडरस्टूड करके जो करनी है वो बता दी है बस। ठीक है, इसलिए इस आसन को ऐसे समझना चाहिए। लेकिन जो पिक्चर बताई गई है उसमें जो चित्र दिखाया गया उसके हिसाब से उस आसन को देखा जाता है। तो इस आसन के जो लाभ होते हैं वो पैर और घुटनों को मजबूत बनाता है। ये आसन आपके पैर को भी और घुटने को भी। ठीक है, क्योंकि इस आसन में आप वज्रासन की तरह बैठते हैं और एक पैर को नीचे दबा लेते हैं और दूसरे पैर को खड़ा कर लेते हैं और उस पर फिर एक हाथ रख के अपने हाथ को ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ये वीरासन की स्थिति है। ठीक है, ध्यान वीरासन, वीरासन, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोनों विधियां इसमें बताई गई हैं। एक वीरासन होता है, एक ध्यान वीरासन होता है। तो दोनों था, थोड़ा थोड़ा सा अंतर इसमें मिलेगा आपको, तो उसको आपको समझ लेना है और उस हिसाब से ये आसन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करेगा आसन, इसका लाभ क्या होगा वीरासन का? पैर और घुटने मजबूत होंगे और फ्लेक्सिबल बनेंगे, मन में धैर्यता आएगी और मन में दृढ़ता भी आएगी। वही चीज जो आसन बैठने के ज्यादातर हैं, पैरों की स्थिति को बदलने के जो आसन है वो स्लिप डिस्क वाले, साइटिका वाले, कूल्हे के दर्द वाले, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आसन का जिक्र है। फिर चौथा आसन है, 3 आसन हो गए ना। एक स्वस्तिक आसन हो गया आपका, एक गोमुख आसन हो गया, एक वीरासन हो गया। चौथा आसन है कूर्म आसन। कूर्म मतलब कछुआ, कछुए की तरह हो जाना। तो कूर्म का मतलब होता है कछुआ।
इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कछुआ हो, कछुआ ही लगेगा। ऊपर से यदि कोई फोटो खींच लेगा आपका तो समझो कछुआ पड़ा ऐसा लगेगा। ठीक है, 2 हाथ ऐसे निकले हुए, 2 पैर ऐसे निकले हुए दिखेंगे आपको और मुंडी सामने दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हो जाता है कछुए में, तो इसलिए इसको कूर्मासन कहते हैं। तो ये बताया गया है कि गुदम निरुद्धय गुल्फाभ्याम व्युत क्रमेण समाहितः कूर्मासनम भवे तदिति योग विदो विदुः। के सबसे पहले दंडासन में बैठना है। धीरे से बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखें और दाएं पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों पैर की एड़ियां नितंबों अर्थात गुदा पर दबाव बनाएं। इसे कूर्मासन कहते हैं। जब आप करेंगे इसको तो इसमें स्थिति आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो जैसी स्थिति इसमें बताई है उस स्थिति के हिसाब से भी करना है और जो इसका वेरिएशन है वो भी करना है। ठीक है, वेरिएशन में सामने आगे फैला के बैठते ही हैं और फिर आपने दोनों हाथ अपने घुटनों के नीचे से निकाल के साइड में ले जाते हैं और आगे झुक जाते हैं और माथा मैट पे टिका लेते हैं। उस स्थिति में आपका ये वेरिएशन में आ जाता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? घुटने और एडी में जो जोड़ होते हैं उनकी मजबूती मिलती है, उनमें लचीलापन आता है, आपकी थाइस मजबूत होती है, जंघा मजबूत होती है, शरीर में जो हीट बनी रहती है वो कम होती है। किसी के शरीर में ज़्यादा उष्णता रहती है तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। और इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का निग्रह भी प्राप्त होता है। जैसे कछुआ अपने वो समेट लेता है अपने हाथ पैर को, ऐसी आप इंद्रियों को समेटने का इसमें लाभ होता है, अर्थात उसकी स्थिति प्राप्त होती है इसका यदि आप अच्छे से रोज अभ्यास करें। तो यही है कि जो जहाँ जहाँ शरीर पर जोर पड़ रहा है, यदि वहाँ के बीमारी है किसी को, घुटने की, एड़ी की, जोड़ों के दर्द की, साइटिका की, ऐसी स्थिति में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये कंट्रा इंडिकेशन है, ये जरूर आपको याद रखना है। मतलब आसन में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई किसको नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खास है। जिसको नहीं करना उनको निकाल दो, बाकी सबको करा दो, बात खत्म। फिर तो कैसे भी करा दो। ठीक है, अपने आप सुधर जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी करता करेगा कोई दिक्कत नहीं, बढ़वा उसको, थोड़ा प्रेशर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको नहीं करना, यदि उनको थोड़ा सा भी कराए तो उनको डबल नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए उनको नहीं कराना चाहिए। अब क्योंकि योग में इसीलिए सर्टिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि योग में यदि कोई आपके कराने से यदि कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है और यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है टीचर का, टीचर ट्रेनिंग का, टीटीसी का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, ठीक है, चाहे तो गवर्नमेंट दे या चाहे इंटरनेशनल हो, जो भी आपको दे, यदि टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है और आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वो केस आप पे बन जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है, आप टीचर नहीं है। ठीक है, आप सीखे नहीं है, इसका मतलब ये माना जाता है। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो केस आप पे नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो सही सिखा रहे होंगे, गलती उसने की होगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टरों के पास, एमबीबीएस डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में कितने लोग डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें डॉक्टर का कोई हानि नहीं होती, क्योंकि सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है भाई, सरकार उसका मालिक है कि भाई हाँ हमने सर्टिफिकेट दिया, ये डॉक्टर है। और अगर किसी अनजान से मर जाए तो फिर तो उस पर हत्या का केस लग जाए। ठीक है, वो टंगा टंगा फिरेगा पूरे कानून के जंजाल में। तो इसलिए सर्टिफिकेशन होना जरूरी है कि हाँ भाई मैंने मास्टर डिग्री की हुई है एमए में, और साथ में ये टीचर सर्टिफिकेट भी है और ये भी है मेरे पास, इस तरह का है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वो भी धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसलिए उस स्थिति में आसन, इसलिए योग को भी कराने के लिए आपको सर्टिफाइड योग टीचर होना जरूरी है। ठीक है, तो कुक्कुट आसन, आगे चलते हैं। 5वां आसन कुक्कुट आसन। इस आसन में स्थिति ऐसी होती है जैसे मुर्गा हो, मुर्गे की तरह स्थिति होती है। जो स्कूल में बनाते हैं मुर्गा वो नहीं, ठीक है, पता चला स्कूल वाले मुर्गे की बात कर रहे हैं, स्कूल वाला नहीं, वो अलग आसन है, ये अलग आसन है। ठीक है, वो गलतियों से करते हैं इसको, ठीक ठाक वैसे ही करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो इसको इसलिए कुक्कुट आसन कहते हैं, मुर्गे की स्थिति को। कुक्कुट मतलब मुर्गा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पद्मासनम तु संस्थाप्य जानुर्वंतरे करो निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुटासनम। पहले पद्मासन लगाएं, दंडासन में बैठें और पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने के बाद धीरे से अपनी थाइज, जंघा और पिंडलियों के बीच से, पद्मासन में जंघा और पिंडली के बीच से दोनों हाथों को अंदर पहुंचाएं, नीचे ले जाएं। ठीक है, और दोनों हाथों की हथेलियों को भूमि पर अच्छी तरह से टिका लें, जमीन पर टिका लें, और धीरे से श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए शरीर को ऊपर उठा लें हाथ पे। अर्थात पद्मासन में जांग और पिंडली के बीच में से हाथ नीचे जाएगा। ठीक है, और नीचे जाके आपका शरीर ऊपर उठ जाएगा और हाथ सिर्फ नीचे टिके रहेंगे। तो इस स्थिति को कहते हैं कुक्कुट आसन। ठीक है, साइड में से करेंगे तो उसको तौलासन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुक्कुट आसन है। तो इसमें क्या रहता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यदि घुटनों में नहीं है या पैरों में नहीं है तो आपका हाथ ही नहीं जाएगा अंदर। ठीक है, और इसलिए पहले इसका अभ्यास के लिए धीरे धीरे प्रयास करना होता है, फिर यह अभ्यास धीरे धीरे आ जाता है। तो इससे आपके हाथ भी, पैर भी, कंधे भी सब मजबूत हो जाएंगे, मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, आपकी रिस्ट मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसमें दृढ़ता आएगी, आपकी एल्बोज, शोल्डर, इनमें आपकी जो मसल्स हैं वो पुष्ट होती हैं, वो मजबूत होती हैं, और जो आपके पेट के जो अंग हैं अंदर, उनमें मजबूती आती है, वो पुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका अभ्यास से ये लाभ होते हैं। ध्यान रहे कि ये जोड़ों के दर्द जिनको होता है उसका ये वो अभ्यास ना करे इसका। जिनके हाथ और कंधे मजबूत ना हो वो पहले धीरे धीरे उठा के देखे कि हाँ उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, तो संभल के करे, मतलब वो अभ्यास थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करे, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त कर ले। एकदम झटके से ना उठाए, नहीं तो फिर कुछ हड्डी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और आजकल तो क्योंकि विटामिन डी इतनी कम चल रही लोगों में, तो वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले विटामिन डी बढ़ानी पड़ेगी अपने शरीर की, तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, रोज, अभी सर्दियां आने वाली है, सर्दियों में ये नियम बना लें कि आपको नहाने से पहले शरीर की थोड़ी तेल की मसाज करनी है, अपनी खुद की, ऐसे हाथ पैरों की, शरीर पे पूरा तेल लगा लेना है। सरसों का तेल लगा लो या तिल का तेल लगा लो, थोड़ा सा मसाज कर लो खुद ही, और 15 मिनट धूप में बैठ जाओ बस। ठीक है, शरीर का जितना पार्ट आप दिखा सकते हैं धूप को, उतना पार्ट आप धूप में बैठ जाइए। आप देखेंगे आपके अंदर भरपूर विटामिन डी आ जाएगी, भरपूर। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नहीं तो सबका विटामिन डी का स्तर कितना नीचे है आप सोच सकते हैं। विटामिन डी का स्तर नीचे तो कैल्शियम नीचे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में चलती हैं, एक नहीं होगी तो दूसरी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, वो चीजें आप विटामिन डी खाते रहे, कैल्शियम भी कम है तो नहीं होगा। हड्डियों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। ठीक है, बड़ी समस्या आती है। विटामिन डी से बहुत सारी चीजें कम, मतलब हार्मोन भी डिसबैलेंस हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, सर्दी सर्दी आप देखेंगे, आप चेक कर लें, अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं अक्टूबर में और फिर फरवरी में कराएं। लेकिन नियमित रूप से आधा घंटा आपको अपने शरीर को धूप में देना है, मतलब 10 मिनट मसाज का और 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है। चुपचाप बैठ के आराम से पलट पलट के बैठो, जब करो, कुछ भी करो, फोन वोन साइड में रख के। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही
या 1 महीने में भी आप टेस्ट कराएंगे ना विटामिन डी का, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपको खुद आभास हो जाएगा। तो इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ये है। इसलिए उनको जो आसन करने हैं वो थोड़ा उस तरह से संभल के करने चाहिए, ध्यान से करने चाहिए, ठीक है। उत्तान कूर्मासन, छठा आसन है उत्तान कूर्मासन। ये आसन याद रखने हैं आपको, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये आसन, आसन का नाम लिखा रहेगा कि उग्र आसन हठ योग प्रदीपिका में है, कौन से उसमें है नाम आएगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा आसन हठ योग प्रदीपिका से नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा आसन हठ योग प्रदीपिका में है। 3 अलग लिखे रहेंगे, एक इसमें से आ जाएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हठ योग प्रदीपिका में कौन कौन से आसन है। 15 आसन है, आराम से याद हो जाते हैं, 5-7 तो बैठने वाले ही, ठीक है। तो उत्तान कूर्मासन, कूर्मासन को उठाना ही, मतलब जो कूर्मासन है उसमें ऊपर उठ जाए तो उत्तान कूर्मासन हो जाता है। उत्तान का अर्थ होता है उठना, खींचना, ऊपर की तरफ खींचना, उत्तान, ठीक है। कुक्कुट आसन बंधस्थो दौर्भ्या संबध्य कंधराम शेते कूर्म उत्तान एतदुत्तान कूर्मम कूर्कम कूर्मकम। अर्थात से पहले कुक्कुट आसन लगा लो, जो पहले बताया कुक्कुट आसन, ठीक है। कुक्कुट आसन लगा ले, उसके पश्चात दोनों हाथों से गर्दन को अच्छी तरह से पकड़ ले। अर्थात जैसे आप नीचे बैठे हैं, अब आपको पीछे लुढ़क ऊपर बैठ जाना है और ये गर्दन पकड़ लेनी है, यहां आपके पद्मासन लगा रहेगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हठ योग प्रदीपिका आप पढ़ेंगे, उसमें सब है लिखा हुआ, पिक्चर भी बनेगी। और यहाँ आप आएंगे तो कुछ कुछ एडवांस आसन को भी आपकी तरफ उनको आपको बढ़ा के चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो आपके सिलेबस में आसन है वो तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, उनको तो 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, उनका फिर रिवीजन करेंगे बीच बीच में, और फिर एक्स्ट्रा भी आसन आपको कराएंगे। तो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पे काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग मजबूती पे काम करेंगे, ताकि आपके कंधे मजबूत हों, ये एल्बो मजबूत हों, ये रिस्ट मजबूत हो आपकी, ठीक है, और आपके पैर, टखने और जॉइंट्स और कमर फ्लेक्सिबल हो, शोल्डर फ्लेक्सिबल हो, तो आपके मैक्सिमम आसन लगने लगते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और मजबूती बढ़े। तो इस आसन का लाभ क्या है, इससे हाथ पैर मजबूत होते हैं, जोड़ मजबूत होते हैं, और जो आपकी स्पाइन है उसमें भी अच्छी मसाज होती है, धीरे धीरे अच्छी मसाज होने लगती है, उससे इसका लाभ होता है, ठीक है। और जिन लोगों में वही ध्यान रखना है कि साइटिका, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डी का बीमारी जिनमें हो, वो इस आसन को ना करें। तो ज्यादातर मतलब ये विशेष ध्यान रखना कि पूछ लो भैया कोई जॉइंट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई घुटने की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइटिका की प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं है, या रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नजदीक में नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसी चीजें आप पूछ लो, हर्निया तो नहीं है। तो इस तरह की 5-7 चीजें पूछ लेंगे, यदि वो नहीं है तो फिर सारे आसन करा सकते हैं। फिर ज्यादा आपको विशेष ध्यान आवश्यकता देने की नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उसके शरीर के हिसाब से रखना है ध्यान कि भाई हाँ वो हानि ना करे, क्योंकि इसमें शरीर को हानि नहीं करनी कभी भी आपको, आपसे कोई आसन हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप उसमें बहुत ज्यादा मतलब कठोर दंड ना दें अपने आप को, हाँ, लेकिन संघर्ष जरूर करें, स्ट्रगल जरूर कर ले कि भाई हाँ मुझे ये करना है, तो मुझे उस स्थिति पे जाना है। लेकिन जब ऐसा लगे कि हाँ ये एकदम गड़बड़ हो सकती है, तो तुरंत उस आसन से निकल आए, एकदम उसको छोड़ दें। क्या है, चाहे हम भी करा रहे हो कि रुको रुको रुको, ठीक है, तो रुकना का मतलब ये है कि आपको स्ट्रगल करना है, आपको ऑप्टिमम लेवल पे जाना जरूर है, लेकिन हानि नहीं पहुंचानी अपने, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है हर स्थिति में। और सुनना है, स्पेशली क्या होता है कि अपनी मर्जी नहीं चलानी है। जब कोई आसन करा रहे हो टीचर्स, तो जो आसन के लिए बोला जा रहा है वही फॉलो करें कंप्लीटली, उसके ना इधर करें ना उधर करें। जब आपको आसन आ जाए तब अपने आप करें, उधर कर लें उधर कर लें, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसलिए कंप्लीट फॉलो करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट फॉलो करेंगे, तभी आपका आसन अच्छे से लग पाएगा और अच्छे से उसको सीख पाएंगे। और अपनी बॉडी का अपना, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ज़्यादा पता है, आपका शरीर की स्थिति कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी बेरेबल है, कितना माइंड का स्तर आपका मानसिक, क्योंकि कई लोग मानसिक स्तर से कमजोर होते हैं तो वो भी नहीं लगा पाते, शरीर से मजबूत हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से जिनकी स्थिति कमजोर है वो भी नहीं आसन लगा पाते। इसलिए अपनी मन की स्थिति को भी मजबूत करें और दृढ़ता के साथ आसन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और प्रयास करें कि हाँ मुझे ये करना है, कर लेंगे इस आसन को हम। ठीक है, फिर देखो आसन जल्दी होने लगेंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रहे कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं तो 2 दिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई, आप सोचो कि 15 दिन गए। ठीक है, एक हमारे टीचर थे ऋषिकेश में, ऊपर हिमालय में, अब वो प्रैक्टिस कर रहे थे हैंड स्टैंड की। ठीक है, अब हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करते करते उनका हाथ में यहाँ मोच आ गई, मतलब थोड़ा फिसल गया होगा कुछ, क्योंकि हैंड स्टैंड में गिरना पहले सीखना पड़ता है, करना बाद में, क्योंकि गिरने में आप कैसे गिरेंगे वो ध्यान रखना है। तो गिरने की स्थिति को ध्यान रखना कि हमको कैसे गिरना है, यदि बिना दीवार के सहारे कर रहे हैं, बाकी दीवार के सहारे करने से तो ठीक धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, लेकिन मजबूती आती है जब आप बिना दीवार के करते हैं, और क्योंकि फर्श पे कर रहे थे वो, ठीक है, पार्क में करते तो तब भी थोड़ा सा बच सकते थे, तो उनका 15 दिन कम से कम ऐसा रहा कि पट्टी बांध के रहनी पड़ी, फिर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई उस तरह की, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने की होगी बाद में। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इस स्थिति को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके आज 6 ही आसन, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, 6 आसन को समझेंगे, इसके बाद के आसनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जैसे आपने विटामिन डी का बताया कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं और धूप में बैठना चाहिए, तो जो ये गोलियां कैप्सूल वगैरह चलते हैं तो उससे भी मिल जाता है विटामिन डी इंजेक्शन से, या क्योंकि टेस्ट में कराते हैं तो बढ़ा हुआ आ जाता है, तो वो और धूप वाला विटामिन डी बराबर होता है या कुछ उनमें अंतर होता है? धूप वाला विटामिन डी जो है वो बेस्ट होता है धरती पे, और जो केमिकल से होता है वो केमिकल होता है। ठीक है, उससे बढ़ता जरूर है, लेकिन उसके वो लाभ नहीं है जो लाभ होने चाहिए। ये ऐसी समझ लीजिए जैसे पानी प्यास की लगी है, पानी की प्यास लगी है और आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया। ठीक है, तो आपको प्यास तो बुझ जाएगी, मतलब वो लगेगी नहीं प्यास, लिक्विड तो चला जाएगा आपके अंदर, लेकिन जो उस वाटर के पीने की, पानी के पीने की तृप्ति है वो नहीं पूरी होगी, वो आपकी पानी से ही होगी। ठीक है, तो उससे हो सकता है कि आपको कम समय में ज्यादा तत्व मिल जाए, तो वो तो एक तरह से प्रेशराइज करना है, आपके बॉडी को प्रेशर के साथ तैयार करना कि भाई हाँ एकदम से इतना 60,000 MU वाले गोली आती हैं, कैप्सूल आते हैं, 1 वीक में 1 लेना पड़ता है, 4 वीक में 4 लेने पड़ते हैं, ऐसे आते हैं ना, ये 60,000 के 1,20,000 पता नहीं क्या क्या MU उनके यूनिट होती है, उस हिसाब से आते हैं। तो ये उसका अल्टरनेट, बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेट है सूरज की रोशनी, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, मान के उसका कोई विकल्प नहीं है। गोलियां तो हैं, गोलियां अंततः क्या है, केमिकल ही तो हैं गोलियां, गोलियां अंततः केमिकल ही हैं। जितना आप प्राकृतिक चीज से ठीक हो सकते हैं उतना प्राकृतिक चीज से ठीक होने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि आप, क्योंकि आजकल हम एसी में रहते हैं, ठीक है, गाड़ी में भी एसी, घर से निकलेंगे तब भी एसी, घर में भी एसी, धूप तो मतलब हमको पसंद ही नहीं है आजकल। तो धूप मतलब तेज धूप की बात नहीं कर रहे हैं हम, सुबह सुबह की धूप 8-9, सर्दियों में तो 10 बजे तक भी आप धूप लें, तो उससे ऐसा नहीं कि आप उससे काले पड़ जाएंगे या उससे सनबर्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उससे लाभ मिलेगा, 9 बजे तक रहें। ठीक है, लेकिन धूप में जरूर बैठें, धूप में बैठेंगे तो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर विटामिन 100%, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है, 15 मिनट दें बस,
ठीक है, तो आराम से आपको लाभ होगा। तो तो उसका तो क्या अल्टरनेट। सर्दियों में तो जैसे दिन भर सहन करने लायक धूप होती है, तो वो ली जा सकती है हाँ, या फिर सहन सुबह करने ही? लायक होती है, लेकिन एक टाइमिंग पे ही विटामिन डी आपको प्राप्त होती है ना, फिर उसका स्तर कम हो जाता है। तो सुबह की धूप में ही हाँ, मिलेगा? सुबह की धूप इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या शाम की भी धूप में होता शाम है? की भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खास है सुबह की। सुबह को, शाम को तो इतना टाइम भी नहीं होता लोगों को, ठीक है। और दिन भर बैठ जाए, यदि ठीक लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, नुकसान नहीं होगा समझे, कम से कम। लेकिन सुबह की धूप ले लें, फिर आपका काम खत्म, मतलब फिर सोचने की जरूरत नहीं कि हमको बैठना नहीं बैठना, फिर ना बैठे चाहे कोई ना बैठे। 15 से 20 मिनट का नियम रोज बांध लें, आप देखेंगे किसी में भी विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं लाइफ में। और सर जिसको माइग्रेन होता है उसके लिए तो मना करते हैं ना धूप में बैठने के लिए। तो पहले अपने आपकी बॉडी को, माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन होता है हमारे अंदर बॉडी में बहुत ज्यादा विष पैदा हो गया है, विषाक्त तत्व आ गए हैं, ठीक है, उससे माइग्रेन होता है। सर दर्द का जो कारण होता है वो कुछ और होता है। सर दर्द का कारण सर दर्द नहीं होता कभी भी, ठीक है। माइग्रेन का कारण भी माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन का कारण, मतलब कोई भी बीमारी का ज्यादातर कारण जो होता है वो हमारे अंदर बॉडी में वो विषैले पदार्थ इकट्ठे होने लगे हैं और वो बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच गए हैं। अब वो ब्लॉकेज आ गई है पूरी, तो डिटॉक्स करें पहले अच्छे से। और 15 मिनट में किसी का सर दर्द बढ़ता नहीं है। धूप में जाने को मना करते हैं, विटामिन डी लेने को मना नहीं करते हैं। विटामिन डी अच्छा है, ठीक है। इसके लिए पहले बताया ना, पहले थोड़ा सा मसाज करें तेल की अपने शरीर पे। मसाज करेंगे तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होएगा, और ब्लड सर्कुलेशन होएगा तो फिर आप देखेंगे आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार होएगा, और जब वो प्राप्त होगा तो वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो इसलिए माइग्रेन से भी मतलब माइग्रेन का भी ये रहेगा कि उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन पहले कोशिश करें कि आप खान पीन को सुधार के और अपना शरीर को प्योरिटी की तरफ ले जाएं, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक चीजों से। ऐसे नहीं कि डिटॉक्स कराने के लिए आप गोली खाने लगेंगे, डिटॉक्स की गोली आ रही है जी, ठीक है। गोली इज नॉट ऑप्शन। गोली तो गोली समझो, गोली दे रहे हैं लोग, गोली का मतलब सर यही मैं तो होता है। जरा सा धूप में निकलती हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाता है।